हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सीडीपी पेट टेस्ट 1 का, जिसको कि कल पीडीएफ आपको दिया गया था, उसकी आंसर की और मैं कह लूं कि उसके सॉल्यूशन के साथ आज आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और पीछे यानी कि कल के दिन आपको एक वीडियो और मिली थी सीटेट के संदर्भ में, जो सीटेट की विषय वस्तु को स्पष्ट कर रही थी कि आप समझ जाइए कि सीटेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे सीटेट को ईजिली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। इन सारे विषयों में आपको एक वीडियो कल दी गई थी और कल एक पीडीएफ भी दिया गया था। उसका सोल्यूशन आज हम दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा आज के डेट का और फिर उसका भी सोल्यूशन आपको थ्रू वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें और आप अपनी तैयारी जो है उसको और प्रगाढ़ करते हुए चलिए। बहुत समय नहीं लेते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था। तो सबसे पहले आपको क्या मार्क करना होगा? पियाजे को मार्क करना होगा। जब आप सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, 3-4 लाइन के होते हैं, उनको पढ़ना होता है कई बार। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पियाजे को मार्क करेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था। अब हम अवस्था को मार्क करेंगे जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो जैसे अमूर्त संकल्पनाएं मिल गई, इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हमें क्या ध्यान देना कि एक तो पियाजे को ध्यान देना, दूसरा एक अवस्था पूछ रहा है और तीसरा क्या बिंदु है? अमूर्त संकल्पना। इन तीनों चीज़ों को याद करना है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अब आगे बढ़ते हैं और 4 विकल्पों को लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को पढ़ते हुए उसका उत्तर समझ गए होंगे, क्योंकि आप जीन पियाजे को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। मैं बताना चाहूँगा, जीन पियाजे जो है ना, वो आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे, बट कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से फिर मनोवैज्ञानिक बन गए। अब हमने क्या याद किया था कि पूछा था कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। तो देखिए, पहला विकल्प दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है क्या? मूर्त। और आपको ढूंढना क्या था? आपको जो ढूंढना है वो अमूर्त ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अमूर्त ढूंढना है। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है? मूर्त और अमूर्त में जो चीज़ें आपके सामने डायरेक्टली है, प्रत्यक्ष हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मूर्त कहेंगे। और जो चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष हैं, यानी कि जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या हैं? अप्रत्यक्ष हैं। तो मूर्त का मतलब जो प्रत्यक्ष है, यानी कि जो सामने है, और इसी में आ लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? नकारात्मक बन जाता है। इसका मतलब अमूर्त का मतलब कि ऐसी अवस्थाएं या ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में घटित नहीं होती। आपको यही ढूंढना था। तो पहला वाला विकल्प जो है वो मूर्त कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बता दूं कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरी अवस्था के अंतर्गत आती है। और जो दूसरा विकल्प है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से मुझसे ऊपर, तो इसी औपचारिक को हम क्या कहते हैं? अमूर्त भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो औपचारिक वाला है इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। और सी वाला जो है संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, तो ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है। और जो पूर्व संक्रियात्मक, इसको संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कहते हैं। तो अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है? तो जीन पियाजे ने किया। 4 अवस्थाओं के विषय में बात करें तो पहली अवस्था ये है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें यही पूछा गया था आपसे कि बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में किस अवस्था में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो अमूर्त को ही हम क्या, जो अमूर्त है उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक कहते हैं। ठीक है, जो अमूर्त है उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक कहते हैं। इसलिए प्रश्न के आधार पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि बालक इस 11 वर्ष से ऊपर के समय में ऐसे वस्तुओं, ऐसे संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है जो उसके सामने अमूर्त रूप में होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। देखिए, ये जैसे अभी मैंने चर्चा की तो पिछले वाले क्वेश्चन में तुरंत आपको मिल गया। क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो बौद्धिक विकास कहा जाए या आपसे कहा जाए कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया? तो आप कहेंगे पियाजे ने किया। अभी अभी आपने पढ़ाया, किसने किया? जीन पियाजे ने किया, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो पहले देखिए कोहल वर्ग के विषय में बता दूं, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है बेटा, वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। कैसा है? इनका सिद्धांत नैतिक विकास का है। और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कितने? 3 स्तर और 7 सोपान बताए हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 7 सोपान बताए हैं। एरिक्सन की बात की जाए तो एरिक्सन का जो सिद्धांत वो मैं आपको बता दूं। जो एरिक्सन का सिद्धांत है
उसको आप देखेंगे ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। किसका? मनोसामाजिक विकास। ध्यान दीजिए, हम सामाजिक विकास नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मनोसामाजिक विकास। ठीक है, तो एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। और एरिक्सन ने इसमें कुल मिलाकर के 8 अवस्थाओं की बात की है। कितनी? 8 अवस्थाओं की बात की है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस मनोवैज्ञानिक ने 8 अवस्थाओं के विकास की बात की है, तो एरिक्सन ने। और ये जो मनोसामाजिक विकास है ये व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम अगला विकल्प लेते हैं, अपना जो सी वाला विकल्प है। तो सी वाला विकल्प स्किनर कह रहा है, और स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसको हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और भी कई सारे नाम हैं, कई सारे वीडियोस में आपको बताया जा चुके हैं। आप लोग जब वीडियो को देखिएगा तो जितने लोग पेड यानी कि जिन्होंने पैसा पे किया है, अगर उनको वीडियो समझ में आती है, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस कमेंट को केवल वो आपके लिए विजिबल है, कोई और नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस वीडियो को केवल वही लोग देख पा रहे हैं जिन्होंने इसके लिए पैसा पेड किया है, अन्य कोई इसको नहीं देख पा रहा है। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो ये जो सी वाला है ना, ये सी वाला विकल्प स्किनर जो दिया गया है, ये क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आप लेते हैं अपना चौथा विकल्प, जो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बालकों के बौद्धिक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं या विशिष्ट अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है? तो जीन पियाजे ने किया। अभी पीछे वाली जो है क्वेश्चन था उस पर हमने पियाजे के विषय में चर्चा किया था। अब आगे चलते हैं और आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब कि जो विकास है ना, ये कभी समाप्त नहीं होता है। अब क्या यह विचार किससे संबंधित है? तो ये सब विकास के सामान्य सिद्धांत हैं, चाहे कहा जाए अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सभी क्या है? विकास के सामान्य सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? विकास के सामान्य सिद्धांत। और अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं कि विकास के सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीटेट से जुड़ा हुआ जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। वहाँ इन चारों सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आप देखिए कि कह रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? निरंतरता के सिद्धांत। आपसे क्वेश्चन पूछा कभी कभी, विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? मैं बता दे रहा हूँ कब से आरंभ होती है और कब तक चलती है। तो ध्यान रखिएगा, विकास की प्रक्रिया जो वो जन्म पूर्व से आरंभ होती। कहाँ से? जन्म पूर्व से, यानी कि जन्म के पहले से विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और कब तक चलती है? तो यह जीवन पर्यंत चलती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए प्राथमिक का मतलब क्या है। प्राथमिक का मतलब 1 to 5 है। हमेशा याद रखिए प्राथमिक का मतलब क्या है? 1 to 5 है। आप कह रहे हैं कि एक टीचर अगर प्राथमिक स्तर पर है तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों विषयों के ज्ञान में दक्षता और अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। अगर इन चारों विकल्पों को देखेंगे बेटा, तो जो प्राथमिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका है धैर्य और दृढ़ता। क्या है? धैर्य और दृढ़ता। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारे ओकेजन ऐसे आते हैं जब आप देखेंगे कि छोटे बच्चे आप उनको समझाते बहुत बेहतर हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो हम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए धैर्य और दृढ़ता की सख्त आवश्यकता। यदि आपके पास यह है तो आवश्यक नहीं कि आप जो वेरीफाइड टीचिंग मेथड्स है उसी का यूज़ करें। आप किसी भी तरीके से उस बच्चे को सिखा सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तब आप प्राथमिक स्तर के एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सबसे पहले ये समझिए कि सृजनात्मकता है क्या, क्रिएटिविटी क्या है। तो सृजनात्मकता के पोषण की जब बात की जाए बेटा, तो पहला विकल्प क्या है कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। देखिए जब व्यवहारिक मूल्यों की बात करेंगे तो ये व्यवहारिक मूल्य ऐसे बालकों में भी आ सकता है जो सृजनात्मक नहीं होंगे। सृजनात्मक का मतलब होता है कि जो कुछ नया सृजन करें। सृजन करने का मतलब कि निर्माण करें, जो कुछ नया बनाएं, उनको हम क्या कहते हैं? सृजन कहते हैं। ठीक है, जो क्रिएटिव होते हैं, जो सामान्यतः अपसारी चिंतन करते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट चिंतन करते हैं। ये पूछा जाता है कि सृजनात्मक बालक किस प्रकार का चिंतन करते हैं। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि सृजनात्मक बालक अपसारी चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं। इसको नोट रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
फिलहाल इस क्वेश्चन के संदर्भ में विद्यार्थियों के जो आपका सही जवाब होगा, अगर हम बी वाले की बात करें तो प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना। अंतर्जात प्रतिभाओं का मतलब कि जो प्रतिभाएं उन बालकों के अंदर निहित हैं, उन प्रतिभाओं को यदि हम पोषण देते हैं तो यह सृजनात्मक बालकों के लिए सबसे बेहतर और उपयोगी होता है। ठीक है, तो आपका सही वाला विकल्प हो जाएगा बी वाला। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, यानी कि ये भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, या जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था वहाँ से जुड़ा हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? आपसे अमूर्त पूछा गया था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस वाले क्वेश्चन में आपसे मूर्त पूछा जा रहा है। तो अभी पीछे हमने चर्चा की थी संवेदी पेशी अवस्था। देखिए, इसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछेंगे तो ये संज्ञानात्मक विकास की 4थी अवस्था है, यह 11 वर्ष से ऊपर होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो ये संज्ञानात्मक विकास की 3री अवस्था है, और ये 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के विषय में बात करेंगे तो ये संज्ञानात्मक विकास की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था होगी। जी हाँ, सी वाला विकल्प दूसरी अवस्था होगी। और जिस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हम बात करेंगे ये संज्ञानात्मक विकास की 3री अवस्था होगी। इसका समय 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है, और इसी मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष होता है, यानी कि सामने। और क्वेश्चन भी आपसे मूर्त के संदर्भ में पूछा गया था, तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा आपका डी वाला, कि इस अवस्था में यानी कि 7 से 11 वर्ष में बालक ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करता है, सोचता विचारता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि जो मूर्त होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि पियाजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में पलटावी गुणों को प्रदर्शित करता है। ये आपको बताना है कि पलटावी गुण को किस अवस्था में प्रदर्शित करता है। बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में पलटावी गुणों को प्रदर्शित करना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और मैं उन सभी लोगों के कमेंट चेक करूंगा जिन लोगों ने पेड किया है। अगर मैं देखता हूं कि आपने पैसा पेड किया और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से संपर्क करूंगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, क्योंकि कभी कभी क्या पूछा जाता है कि समूह के सक्रिय सदस्य की ओर पूछ लिया जाता है। समझिए इस बात को। तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य और समूह के सक्रिय सदस्य, इन दोनों में अंतर है। जब समवयस्क समूह की बात करेगा इसका मतलब अपने समान उम्र के समूह के सदस्य, तो ये आपका बेटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किशोरावस्था, विकल्प सही हो जाएगा समवयस्क। और यदि केवल यह कह ले कि समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं या किस अवस्था में समूह के सदस्य बनते हैं, तब यह आपका उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, फिलहाल जब भी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य की बात की जाएगी आपका सही जवाब होगा ए वाला हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। तो बिल्कुल एकदम सीधा सा जवाब होगा आपका, इसको हम विद्यालय एवं कक्षा में बहुत प्रभावशाली ढंग से परिभाषित करते हैं। कभी कभी आप देखें खेल का मैदान भी कहा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए जो खेल का मैदान है वह विद्यालय के अंतर्गत निहित होता है। इसका मतलब विद्यालय और कक्षा को मिला दिया जाए तो संपूर्ण प्रकार के उसके जो संज्ञानात्मक विकास है इसको परिभाषित करने के बेहतर वातावरण उसको मिल जाएगा। इसलिए सही जवाब क्या होगा, बी वाला होगा। ठीक है, और ये जो देखिए सी वाला जो गृह लिखा गया, गृह नहीं होगा, ये गृह होगा, यानी कि घर होगा, गलत टाइपिंग हो गई है। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखिए पियाजे की जब भी बात की जाएगी बेटा, तो पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। किससे? बालकों के संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। और वो अनुभव की बात करते हैं, वो संतुलीकरण की बात करते हैं। अनुभव कहते हैं कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका अनुभव बढ़ता जाता है और उसके आसपास जो चीज़ें व्याप्त होती हैं उनके साथ वह संतुलन करता है, वह उनके साथ क्रिया करता है और उसका बौद्धिक का विकास होता है। लेकिन जो ए वाला विकल्प है ना, जब सामाजिक संचरण की बात कर ली जाएगी, या हम कह लें कि जब भी सामाजिक शब्द का प्रयोग कर लिया जाएगा तो ये कहाँ से जुड़ जाएगा? जब भी सामाजिक शब्द का प्रयोग करेगा बेटा तो ये आप देखेंगे ये वाइगोत्स्की से जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा?
वाइगोस्की से जुड़ जाएगा। आप देखेंगे कि सीटेट में 2 क्वेश्चन वाइगोस्की से जुड़े हुए आते हैं। आगे हम वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत का चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्या होगा कि सामाजिक संचरण के विषय में पियाजे का कोई स्पष्ट कथन नहीं मिलता है। हालांकि ये जो सामाजिक संचरण ये वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका प्रश्न पूछा उस आधार पर सामाजिक संचरण विकल्प हो जाएगा कि इसका पियाजे से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और संभवतः आज के आखिरी क्वेश्चन को लेते हैं कि आखिरी क्वेश्चन है कि बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था कौन सी है। तो देखिए समझिएगा कि अमूर्तता की अपेक्षा मूर्तता की ओर। तो देखिए जब मूर्त प्रत्ययों की बात की जाएगी तो आप कहेंगे 7 से 12 वर्ष ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 3 बार इस पूरे प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आया है और उम्मीद करता हूं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, अमूर्त क्या है, इसको आप भी समझ चुके होंगे। 12 वर्ष से ऊपर जो है इसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 2 से 7 वर्षीय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती, क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जन्म से 2 वर्षीय संवेदी पेशीय अवस्था होती है। तो देखो बेटा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बालक किस अवस्था में जो उसकी पेशियां हैं उसकी सहायता से विकास करता है, ठीक है, पेशियों की सहायता से विकास होता है, तब पहली अवस्था हो जाएगा। अगर पूछा कि बालक किस अवस्था में जो भाषा की सहायता से विकास करता है, तब आपकी दूसरी अवस्था हो जाएगी 2 से 7 वर्ष यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। और जब कहा जाए बालक मूर्त या ठोस वस्तुओं के संदर्भ में कब चिंतन करता है या प्रत्यक्ष वस्तुओं के संदर्भ में, तब आपका विकल्प हो जाएगा सी वाला 7 से 12 वर्ष। क्योंकि ये अवस्था है तो 7 से 11 वर्ष, लेकिन विकल्प में 12 लिखा गया है इसलिए हम इसको 12 मान लेंगे। और इस प्रश्न का जो आज 10वां नंबर का प्रश्न है उसका सही जवाब भी ए वाला है, ठीक है। और जब पूछा जाए कि अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में कब वह तार्किक चिंतन करता है, तब हमारा हो जाएगा चौथी अवस्था यानी कि अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसको बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती, कोई समस्या है, तो आप संस्थान के नंबर 74 588 में लिख दे रहा हूँ, वैसे आपको लगातार बताया जा रहा है 74 588 24 123 पे आप लोग संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो आपने पेड किया है पैसा, उसके लिए वीडियो यूजफुल है अथवा नहीं है, इन सभी संदर्भों में भी आप खुल करके अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आएगा। जल्दी आपको दूसरा पीडीएफ और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।